बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और एक नया दिन है, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे सुहाब ज़लमीरी, और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मे का दिन बहुत 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 मुबारक हो। नॉर्मली हम कहते हैं ब्रांड न्यू डे, ब्रांड न्यू वीक, लेकिन अब मैं आपसे कहूँगी ब्रांड न्यू वीकेंड। वो इसलिए क्योंकि वीकेंड पे बहुत सारे ऐसे काम जो कि छुट्टी के तौर पर हम मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं, उसका प्लान फ्राइडे से ही शुरू हो जाता है। तो जनाब, मेरा क्या प्लान है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, आपका क्या प्लान है वो भी आपसे पूछेंगे। लेकिन आपको पता है कि हरमीत पाजी से पूछना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस दफ़ा वीकेंड पे वो किस शहर जा रहे हैं, बिकॉज वो घूमते फिरते बहुत हैं। तो चलाएं जी, हम भी घूम फिर के लाहौर से इस्लामाबाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो, हैप्पी वीकेंड जी। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहाब। जारी बात है कि वीकेंड आता है, इंतज़ार भी होता है कि कहीं जाना है या बहुत सारे काम जो हैं वो भी आपने निपटाने हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने तो जाना है वही सवात, और 2 दिन तो वहाँ पे मेरे गुजरेंगे। संडे की नाइट को इंशाल्लाह वापसी होगी फिर इस्लामाबाद की ओर। लेकिन बात वही है कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजरता है। मंडे आता है और फिर हम देखते हैं कि छुट्टी जो है वो करीब हो जाती है और छुट्टी कहीं ना कहीं आई जाती है। अच्छा, वैसे इट सीम्स टू बी लाइक कि वाकई मंडे आता है और उसके बाद हम डायरेक्टली स्विच करके, बल्कि जंप करके फ्राइडे पे पहुंच जाते हैं। तो वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, इसको जितने तरीके से, जितनी बेहतरीन अंदाज में यूटिलाइज़ कर सकते हैं आपको करना चाहिए। जो घड़ी आपको नसीब हो गई है किसी अच्छे वक्त के लिए, किसी अच्छे साथ के साथ, किसी अच्छे खाने के साथ, आपकी सेहत के साथ, वो तमाम चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में नेमतों के तौर पर है, आज कोशिश करें कि ना सिर्फ उनको सेलिब्रेट करें बल्कि शाकिर होकर अल्लाह ताला के आगे उसका शुक्र अदा करें। और जुम्मे के दिन की मुनासबत से मैं चूँकि हमेशा कहती हूँ उम्मीद कि आज के दिन का खुसूसी एहतमाम किया जाए, बच्चों को इस चीज़ की तरगीब दिलाई जाए कि गुस्ल करके जो है वो अब्बा के साथ, फैमिली के साथ मसाजिद का रुख किया जाए। और घर में जो ख़वातीन मौजूद हैं उनकी भी कोशिश ये होनी चाहिए कि बड़े सुकून से, बड़े आराम से आज के दिन का आपने बखूबी एहतमाम करना है। और जुम्मे के दिन की मुबारकबाद आप सबको हमारी तरफ से। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करके फ्राइडे और आज का रन डाउन, जिसे हम टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक कहते हैं, वो आपसे डिटेल में शेयर करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। टॉप ऑफ द अर्थ, सबसे पहले फ्राइडे का डोज देंगे जिसे हम कहते हैं डेली डोज, और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग से खबरें शामिल करेंगे और कुछ आपकी खबरें, आपके रिकॉर्ड्स और ऐसी अनोखी खबरें जो कि वायरल हो गई हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और फाइनली आ गया वो वक्त जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं पाकिस्तान में इंतखाबात। पाकिस्तान की तमाम छोटी और बड़ी सियासी जमातें जो है वो क्या तैयारी कर रही हैं और इलेक्शन कमीशन को फाइनली इस डेट पर कैसे पहुंचा, वो रास्ता भी आपको बताएंगे और वो सारी रुदात भी आपको सुनाएंगे आज के इस पॉलिटिकल सेगमेंट में। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आज हमने बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करनी है। वो ये कि हम हमेशा कहते हैं कि आपको इस बात का पता है कि कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन अगर कामयाब औरत हो जाए तो उसके पीछे किसका? फैमिली का, बाप का या मर्द का हाथ होता है। ये जो एक लाइन है इसको आज हम जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और इसको डिस्क्राइब करेंगे और मुख्तलिफ एनालिसिस के साथ, मुख्तलिफ एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ कि आपको बताएंगे कामयाबी एक दूसरे से मुंसलिक है या आप इसके लिए अकेले मेहनत करते हैं। और ये टॉपिक बहुत भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे, अगर हम लाहौर की बात करें तो दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 पॉइंट्स तक पहुंच चुका है और इस वक्त आपको काले स्मोक के बादल जो है पूरे लाहौर शहर पर मंडलाते हुए दिखाई देंगे। तो इस पर आपको क्या एहतियात करनी चाहिए और महकमे मौसमियात इस हवाले से कहते हैं, जनरल फिजिशियन क्या कहते हैं, आपको एहतियाती तदाबीर जो है वो आज के सेगमेंट में डिटेल में बताएंगे। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज हम किसे याद करेंगे? उसे याद करने का दिन है फोक गुलकारा जिन्हें हम कहते हैं रेशमा साहिबा। एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा नाम जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी उन्होंने किस तरह से अपने आप को मनवाया, किस तरह से अपनी आवाज़ का जादू जगाया। कोयल का खिताब जो है वो उन्हें दिया गया और एक के बाद एक ऐसे सुपर डुपर हिट गाने उन्होंने दिए कि आज की नौजवान नस्ल की अगर हम बात करेंगे, उस वक्त के जो मौसीकार थे, उस वक्त के जो गाने वाले थे, उन्हें कितना सराहा गया, कितना पसंद किया गया और रहती दुनिया तक उनका नाम ऐसे ही रहेगा। तो उनको आज याद करेंगे, ट्रिब्यूट पेश करेंगे। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब हमने शामिल करनी है आज की डोज। अगर मैं हैवी डोज कहूँ तो बिल्कुल ठीक होगा कि सारी खबरें जो हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं डेली डोज से। सो फ्राइडे डेली डोज में हम आपको सबसे पहले जो खबर देंगे वो हरमीत पाजी जैसे बच्चों की खबर है। मतलब हरमीत पाजी अब तो इतने शरारती नहीं है, लेकिन बकौल इनके आपके हमारे शो में इतनी दफ़ा आपसे कह चुके हैं कि मैं बहुत शरारती बच्चा था, लेकिन ये वो शरारती बच्चे जो आजकल बहुत शरारत करते हैं उनके वालिदैन को इसके पैसे देने पड़ेंगे। वो कैसे देने पड़ेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अमेरिका के कैसा रेस्टोरेंट है जहाँ के मालिक ने एक अनोखी जो है ना वो एक तरगीब लगाई है, एक अनोखी उन्होंने कोशिश की है एक रूल सेट करने की
शरारती बच्चों के वालिदैन जब रेस्टोरेंट आएंगे तो इजाफी बिल वसूल करेगा ये रेस्टोरेंट का मालिक। और मेन्यू जब आप ऑर्डर करते हैं तो मेन्यू को अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मेन्यू के नीचे लिखा हुआ है इन्होंने कि अगर आपके बच्चों ने ज़्यादा शरारत की तो जो मेन्यू आप ऑर्डर कर रहे हैं उसके अलावा आपके बच्चों की शरारतों के पैसे भी चार्ज होंगे। तो जनाब जब बिल सामने आता है तो पता लगता है, क्योंकि हम मेन्यू को सही से पढ़ते नहीं हैं। जब बिल आता है सामने तो पता लगता है अच्छा मेरे बच्चे ने ये शरारत की थी, इसके तो ये पैसे चार्ज हुए हैं। वैसे मुझे लगता है आइडिया अच्छा है हरमीत पाजी, बच्चे कंट्रोल होके बैठेंगे। वैसे अगर सोहा हम देखें बाहर के बच्चे हमारे तो कदरे बेहतर हैं, उनसे बहुत ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि अच्छा। उन बच्चों को तो ना आप डांट सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना कोई पिटाई हो सकती है, ना आंखों से घूर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जिस किस्म की वो शरारतें करते हैं। हाँ, यहाँ के रेस्टोरेंट में भी अगर आप जाए ना तो बड़े क्यूट क्यूट से बच्चे कभी कभी यहाँ से निकल जाएंगे, कभी ऐसे घूर के देखेंगे। जब आप कोई नवाला ऐसे निकलेंगे तो बच्चा ऐसे घूर के देखेगा आपको, तो ये एक अलग सी शरारतें आपको यहाँ पे तो नजर आएंगी। लेकिन वहां की शरारतें इससे बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में रेस्टोरेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है। और कहीं ना कहीं ये शरारतें आप जाएं लाहौर या कराची या इस्लामाबाद के किसी रेस्टोरेंट्स में तो वहां पे भी आपको नन्हे मुन्ने बच्चों की ना उससे ज्यादा, और फिर अगर गैंग बन जाता है और तो पूरे पूरे की ये गैंगस्टर बन जाते हैं, फिर जो है पूरे के पूरे रेस्टोरेंट में हल्ला गुल्ला होता है। और यकीन माने कि वो खाना भी और वो महफिल भी कहीं ना कहीं सब कुछ अजीरन ही हो जाता है। लेकिन बहरहाल यही बहुत अच्छा कमाल किया है। बच्चे शरारत करते हुए अच्छे लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा शरीर हो जाते हैं ना तो फिर वो सम टाइम अनोइंग सिचुएशन हो जाती है। और वालिदैन तो आपको पता है कोशिश ये करते हैं कि अगर वो रेस्टोरेंट जाएं, घूमने फिरने जाएं तो बच्चों को साथ लेकर ना ही जाएं। लेकिन बच्चे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, ये 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, ये आप देखें वाईफाई वाले और फिर उसके बाद लैपटॉप, एंड्रॉयड फ़ोन, टैब, ये पैदावार जो है वो दरअसल 21st सेंचुरी यानी 21वीं सदी की है। तो ये कंपैरेटिवली उस वक्त से काफ़ी ज़्यादा शरारती हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका है, हमें पसंद आया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर नहीं, हमने आपको एक मेले में लेके चलना है। लाहौर से सीधा हम आपको शारजा लेके चलेंगे, बिकॉज शारजा में आलमी कुतुब मेला सजा है और ये हर साल सजता है। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं कि पाकिस्तान समेत 100 से ज़ायद ऐसे ममालिक हैं जो इसमें शरीक होंगे। और जब हम किताबों की बात करते हैं तो यकीनन वो तमाम लोग जिनका अदब से ताल्लुक़ है, जो किताब पढ़ने के शौकीन हैं, किताब बीनी करते हैं, उन तमाम के लिए ये एक बहुत बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि सारे बड़े से बड़े राइटर्स, वो तमाम लोग, वो मुसन्निफ, वो शायर जो अपनी किताब को शाया करके यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, और वो लोग जो किताब पढ़ने वाले हैं हरमीत, वो हमेशा पूरा साल इस मेले का इंतज़ार करते हैं। और जोक दर जोक जो है वो लोग मुख्तलिफ ममालिक से सिर्फ इस मेले को विज़िट करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए अब शारजा पहुँच गए हैं। मेरे ख्याल से वैसे तो अगर मैं बात करूं इस किस्म के जितने भी मेले लगते हैं, यकीनन बहुत सारे लोग और बहुत सारे ऐसी मुनफरद किस्म की किताबें आपको मिल जाती है। और बाहर ममालिक की बात की जाए तो जब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ पाकिस्तान का स्टॉल यहाँ पे लगा तो अपनायत सी मिलती है, और कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हैं कि उस स्टॉल के आसपास रहते हैं। जब आपका ज्यादा वक्त बाहर दुनिया में गुजरता है तो इस किस्म के स्टॉल से यही फायदा होता है कि बहुत ऐसी किताबें जिनकी तलाश आपको होती है और कहीं ना कहीं वहां से आपको मिल जाती है। और दूसरी बात कि अभी देखें तो इस्लामाबाद में भी मेला सज गया है और लोक विरसा का, तो वहां पे भी बड़े खूबसूरत किस्म के किताबों के साथ साथ मुख्तलिफ रिवायती चीजें जो हैं वो भी अवेजा की गई हैं। तो इंशाल्लाह उस पर भी कोशिश मेरी होगी, कोई ना कोई पैकेज बना के हम दिखाएंगे। लेकिन बहरहाल ये किताबों का मेला है और इसमें पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किए, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है। ये लोक मेला वाला, लोक विरसा वाली जो बात है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं वो जाएं और ज़रूर विजिट करें। आगे बढ़ते हैं क्विकली अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली वो क्या है, जुनून है स्मार्टनेस का। स्मार्ट होने का जुनून ख़वातीन को इस बात पर कन्विंस कर बैठा है कि अगर आप शॉपिंग मॉल में भी हैं तो कोई मसला नहीं, आप जोगर्स पहन के आए। अगर आपने बाया पहना है या जोगिंग आपने सूट पहना हुआ है तो कोई बात नहीं, यू डोंट नीड अ ट्रैक। आप शॉपिंग मॉल में जहाँ पर आप पता है चिलर्स लगे होते हैं, एयर कंडीशन फुल होता है, सेंट्रल एसी लगे होते हैं, तो वहाँ पर जॉगिंग करने के लिए मेरे ख्याल से बेस्टेस्ट ऑप्शन इन ख़वातीन ने निकाल लिया है। बिकॉज अगर हम बात करें उन एरियाज़ की तो आपको पता है कि वहाँ पर है इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी। हम बात कर रहे हैं रियाज की, जहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है और वहाँ पर आउटडोर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ख़वातीन ने हरमीत पाजी क्या सोल्यूशन निकाला है, उन्होंने जॉगर्स पहने, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने नहीं आई, वहाँ पे उन्होंने बना लिया अपना जॉगिंग ट्रैक और पूरे शॉपिंग मॉल में जॉगिंग करके स्मार्ट होने की कोशिश करें। बिकॉज उनका कहना ये कि ट्रेडमिल से हम थक गए हैं, बाहर हम वॉक कर नहीं सकते, जॉगिंग कर नहीं सकते, गर्मी बहुत है, तो इसलिए हमारे लिए मॉल इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन। और वहाँ की इंतज़ामिया तो दंग रह गई है कि अब इनका क्या किया जाए इन ख़वातीन का।
जाहिर बात है, अगर हम देखें गर्मियों के दिन बड़ा मुश्किल भी होता है वॉक करना। और मुझे याद है कि लाहौर में बड़ी कड़ाके की गर्मी होती थी और मॉडल टाउन का जो पार्क है वहां पे मुझे कहीं ना कहीं वॉक के लिए निकलना होता तो बड़ा मुश्किल होता था। तो अगर हम बात करें वहां पे सऊदी अरब की वैसे भी खवातीन भारी बरखम होती हैं, उनका वेट बड़ा ज्यादा होता है। अब स्मार्टनेस जो है, बुखार सबको चढ़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि ये इस बुखार में मुब्तला हो कि कहीं ना कहीं हम अपनी सेहत का ख्याल तो रखते हैं। और फिर आपके पास ऑप्शन है कि एसी में, चिलर में आप करके वॉक करके आए, उसके बाद घर चली जाए, तो कहीं ना कहीं स्मार्टनेस और कहीं ना कहीं ठंडक में रह के। अच्छा, वर्कआउट करना चाहिए, आप मॉल में कर लें, घर में कर लें, बाहर कर लें। अच्छी बात ये है कि रियाज की जो ख़वातीन है उनको ये बात समझ आ गई है कि हर 10 में से 3 ख़वातीन और 3 मर्द हजरात एक रेशो के मुताबिक वहाँ पर ओबेसिटी का यानी मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए मेरे ख्याल से वर्कआउट करना ज़रूरी है। वो आप घर में कर लें, मॉल में कर लें, लेकिन चले इस बात पर ख़वातीन कन्विंस हुई हैं ना कि जहाँ पर इतना खाना है वहाँ पर हमने वर्कआउट भी करना है। तो दैट इज़ रियली गुड। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। हमने अब आगे खबर आपको देनी है जो कि बड़ी अच्छी खबर है, और ये वीडियो यकीनन सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते हुए अभी सुबह ही मेरे पास पहुंची, आपने भी देखी होगी। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर्स या जो भी सेलिब्रिटीज हैं उन पर ये तनकीद की जा रही है कि आप गजा के बारे में बात बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपके डेली रूटीन के सारे काम उसी तरह से जारी और सारी हैं। हरमीत पाजी, हम भी रोज आते हैं, शो करते हैं, तैयार होते हैं, बैठते हैं, गजा का जिक्र भी करते हैं, दुनिया उस तरह से ही चल रही है। लेकिन जिस तरीके से हम इसे कंडेम कर सकते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं कि जो प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, मेन स्ट्रीम का हो, हम उसको यूज़ करें। इसी तरह से ये एक खिलाड़ी है, ट्यूनिस की एक खिलाड़ी है, और उनका नाम है उन्स चाबर, जो कि फ़लस्तीनी बच्चों को याद करते हुए रोने लगी। और ये रोई उस वक्त जब इन्होंने ये कामयाबी समेटी, मतलब अपनी विक्ट्री को फ़लस्तीनी बच्चों के नाम इन्होंने किया, और जो इनामी रकम है उसका कुछ हिस्सा फौरी तौर पर उन बच्चों के लिए जिनकी वीडियोज़ और पिक्चर्स जो हैं वो देखती रहे हैं, वो जो है उन्हें अतिया करती है, और वो रोने लगी। अगर हम देखें जो दुख, जो तकलीफ, जो कर्ब, जो सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द और जो सोशल मीडिया पे तस्वीर आ रही है, यकीनन वो दिल दहला देने वाली। और आपने दुरुस्त फरमाया कि किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जितना भी आपसे हो सके उनके लिए आवाज बुलंद करें, क्योंकि जो सिचुएशन है, कैंप को नहीं बख्शा जा रहा, हॉस्पिटल को नहीं बख्शा जा रहा। जहां जहां मैं तो कल वीडियो देख के बड़ा परेशान हुआ कि 2 बच्चे, उनके माँ बाप नहीं मालूम कौन से मलबे के तले हैं, बच्चे गायब हैं, दूसरा भाई गायब है। तो इस किस्म की सिचुएशन है इस वक्त गजा की। और फिर सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आप ये कह सकते हैं कि वो बच्चों का बन चुका है। लेकिन दर्द दिल रखने वाले आज भी है। और कहीं ना कहीं आप इस टेनिस स्टार को देख लें, मैंने जब इनका इंटरव्यू देखा तो वाकई में ये खुशी तो थी, लेकिन ये दुखी ज्यादा थी। और वो दर्द, वो तकलीफ, वो एक्सप्रेशन इनके जो थे वो कहीं ना कहीं इनके चेहरे से आया थे। और जिस तरह ये इजहार कर रही थी, जितने भी लोग थे इस चीज़ को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, और वहाँ पर मौजूद तमाम जो शायकीन थे उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। और हम भी इस जेस्चर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप भी कोशिश करें कि जो भी फॉर्म आपके पास मौजूद है उसे यूटिलाइज़ करके जिस तरह से भी आप ट्रिब्यूट कर सकते हैं आपको करना चाहिए। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर हम बात करें सकाफ़त की, चाहे वो सिंध की हो, बलूचिस्तान की हो, केपी की हो या पंजाब की, ऐसी बहुत सारी रवायात है जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ती दिखाई दे रही हैं। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें हरमीत, और हम अगर आज के एरा की बात करें, तो आपको पता है कि मौसीकी की जब हम बात करते हैं तो एक से बढ़कर एक इक्विपमेंट स्टूडियो में मौजूद होता है जो कि आपकी मौसीकी को आसान बना देता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आज भी इस तरह से बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इस सकाफ़त को, इस रवायत को ज़िंदा रखने के लिए आज भी उनका इस्तेमाल करते हैं। चंग की अगर हम बात करें तो यकीनन सिंध की सकाफत का एक अहम हिस्सा है जो कि मालूम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे आर्टिस्ट जो कि आज भी इसको जिंदा रखे हुए हैं, उनसे आज आपकी मुलाकात कराते हैं। और मुलाकात आपके कराएंगे शाहीन गुल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चंग बजाती हैं, और वो होता क्या है वो भी बताएंगी, कितने खूबसूरत अंदाज में वो उसको बजाती हैं। और उसके साथ ही रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने इसका बाकायदा आगाज़ किया, और किस तरह से आज वो परफॉर्म करती हैं ये हम उनसे जान लेते हैं। कैसी है शाहीन साहब आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, रियली गुड टू सी यू। बताइएगा चंग जो है बेसिकली, बहुत सारे लोग हमारे स्क्रीन के उस तरफ ऐसे इनको नहीं पता कि ये इंस्ट्रूमेंट है क्या, और आप इसे कब से बजा रही हैं और इसके साथ किस तरह से परफॉर्म करती हैं? जी 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 मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी आपकी बात भी रेडियो पाकिस्तान के हवाले से कि मैंने वहाँ से आगाज़ इस तरह किया था कि मेरे बचपन में आपको पता था रेडियो का दौर था, हम गाँव में होते थे, तो वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान से चंग नशर होता था, तो वहाँ उसको सुन के
सुन के बाद में फिर एक चाहत सी पैदा हो गई, एक उनसियत पैदा हो गई, एक क्रेजीनेस चंग के लिए। तो तब से चंग जो है वो प्ले करने की ट्राई कर रही हूँ मैं। और काफी अरसा मुझे वक्त इसलिए भी लग गया कि हमें उस्ताद मिलने में बहुत देर हो गई, उस्ताद नहीं मिला। इस वजह से हमारे कोई 8-10 साल हो गए कि इसका एक जो नोट समझने में। और अगर चंग की बात करें तो ये 5,000 साल से भी पुराना एक साल, पुराना और ये इंस्ट्रूमेंट। दुनिया भर में मुख्तलिफ जो है इसमें लोहे में भी बनाया जाता है हम्म। और बांस में भी बनाया जाता अच्छा शाहीन, है। बातें हमने आपसे बहुत सारी करनी है और लेकिन आपसे बहुत सारे सवाल भी करेंगे। पहले आप चंग जो है वो हमें बजा के दिखा दें ताकि देखने वाले जो है वो उसको सुन सकें और उन्हें अंदाज़ा हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बस इसको जी, जी, बजा के बिल्कुल। परफॉर्म कर दें थोड़ा सा ऑन स्क्रीन। जी, जी, जी। इसको हम इंग्लिश में, जो जिनको चंग समझ नहीं आ रहा हो, कोई सर्च करना चाहता हो, तो हम इसको माउथ हार्प भी कहते हैं इंग्लिश में। हम अभी इसको परफॉर्म जबरदस्त। करेंगे। अच्छा शाहीन, मेरे ख्याल से चूंकि हम आपसे ज़रा फासले पे हैं, अगर आप हमारे साथ मौजूद होती स्टूडियो में तो यकीनन ये जो मेरे ख्याल से हम ज़्यादा अच्छे से सुन पाते और हमारे देखने वालों को सुना भी पाते। स्काइप की वजह से ऑब्वियसली आप हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जो है वो हम लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे। बेसिकली जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, बहुत सारे साल लगे शाहीन आपको सीखने पर। रिसेंटली परफॉर्म आपने कहाँ किया है और रिसेंटली जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी रही? रिसेंटली परफॉर्मेंस मेरी काफी अच्छी थी। ये कराची आर्ट काउंसिल में मैंने परफॉर्म किया था। ओके। और उसके अलावा जो है मैं सक्खर में परफॉर्म कर रही हूँ, कर चुकी हूँ, हैदराबाद में भी परफॉर्म कर चुकी हूँ और कल्चर डिपार्टमेंट जबरदस्त। के कुछ प्रोग्राम परफॉर्म कर चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि बेसिकली जो मेरा चंग के लिए जो एक मोटो है वो ये है कि चंग जो है अभी लोग भूल चुके हैं, उसको दोबारा जबरदस्त। किसी को तो पता भी नहीं है शायद। वैसे सोहा, अगर हम देखें ना कि मेरी मुलाकात तो सोशल मीडिया पे शाहीन गुल से हुई, काफी वक्त से हम ऐड है एक दूसरे के साथ, बड़ी मजे की इनकी पर्सनालिटी है। लेकिन जब मैंने सुना देखा मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हाँ ये भी मौसीकी का कोई हिस्सा है। शाहीन गुल, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सिंध का कल्चर है, रीत रिवाज है, वहाँ की मौसीकी है, उसमें इसका कितना अहम रोल माजी में रहा है और अब ये मान पड़ चुकी है, तो क्या दोबारा आप समझती हैं कि लोग राब्ता करते हैं आपसे? हाँ बिल्कुल, लोग राब्ता कर रहे हैं। इसका एक बहुत खास और एक अहम हिस्सा रहा है। मगर अब जो है इसको ऐसा समझते हैं जो यंग जनरेशन है, जैसे कि आपको मालूम नहीं था इसके बारे में। इस तरह हमारे सिंध के बिल्कुल भी जी। बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है कि चंग है क्या, यंग जनरेशन की अगर बात कहें तो जब मेरी वीडियोस आती हूँ तो बहुत सारे जो यंग कम्युनिटी है वो राब्ता करती है कि अच्छा इसके बारे में हमें बताएं, ये बताएं कि ये मिलेगा कहाँ से। और दूसरा अगर ये देखें कि हाँ अभी बिल्कुल एक साज मरने की सूरत में या उसकी तरफ जा रहा है, तो जब एक लड़की परफॉर्म करेगी, क्योंकि लड़की हमारे यहाँ कोई और है नहीं। सिंध की अगर स्पेशली बात की जाए तो सिंध में कोई औरत नहीं है क्या जो बात ऑन है। स्टेज चंग परफॉर्म करे। अच्छा, अंदाज़ा हो जाता है इसको देखने से ही कि आप अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें या स्टूडियो की बात करें तो शाहीन वहाँ पर आपको पता है आजकल वेल इक्विप्ड हम देखते हैं कि जो भी मौसीकार गाते हैं सुनते हैं वो बड़े आराम से कर लेते हैं। तो आप मुझे बताएं कि लाइव परफॉर्म करना इसको कितना इंटरेस्टिंग लगता है? लाइव परफॉर्म करना इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा लगता है। इसका कॉम्बिनेशन अच्छा। बहुत ज्यादा जो अच्छा लगता है वो ढोलक के साथ लगता है। हाँ। मुझे जो सबसे बड़ा मजा आता है वो ये आता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये है क्या, और जब वो सुनते क्या हैं बात तो वो उसको एक स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट का नाम दे देते हैं कि ये हमें सुन के ना कुछ हुआ है।
तो वो जो फीलिंग है ना, वो मतलब महसूस करके मुझे बड़ा मजा आता है। और एक और भी होता शाहीन, है कि अगर मैं, हम देखें बड़ी मुनफरिद है ये, और कहीं ना कहीं उंगलियों का जो इस्तेमाल है जिस तरीके से आप कर रही, तो ये प्रैक्टिस आपको, अगर आपने इसको जबरदस्त तरीके से रखना है तो प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है? डेली करनी पड़ती है या कहीं ना कहीं वीकली जो है, या अब आदत हो गई है भाई? नहीं हरमीत, अगर आप देखा जाए कि कोई भी चीज आप जिंदगी में जिसको मुसलसल लेके चलना चाहते हैं, तो उसको आपको डेली बेसिस पे लेके चलना पड़ता है। वो ऐसे ही जैसे आप खाना 3 वक्त का खाते हैं, तो हम्म। आपको उसका भी एक वक्त मुकर्रर करना पड़ता है रियाज करने के हाँ, लिए। रोजाना प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। हाँ, वो तभी जाके आपके साथ वो चीज एक जुड़ती है और आप उस चीज के साथ जुड़ते हैं। तो रियाज तो डेली बेसिस पे इसका होता और है। प्रैक्टिस से और चीज़ें बेहतर होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शायन, आई वुड लव टू इनवाइट यू कि आप इंशाल्लाह ज़रूर हमारे स्टूडियो तशरीफ लाएं। लाइव बिल्कुल। परफॉर्मेंस भी आपको उनकी करवा के ज़रूर दिखाएंगे। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तानी सियासत में कल एक अहम पेशरफ्त हुई है, वो जिसका हम सबको इंतजार था। अगर आम आवाम की बात की जाए, सियासी जमातों की बात की जाए, तो इंतखाबात के लिए साल और मंथ की बात बहुत ज़्यादा की जा रही थी। लेकिन फाइनली 8 फरवरी जो कहा जा रहा है, इसके बाद पहले अगर हम बात करें तो 11 फरवरी के बारे में बहुत बात की जा रही थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान एक पॉइंट पर जब मुत्तफिक हुए, तो दिन जो निकला वो निकला जुमेरात का, और वो दिन है 8 फरवरी का। 2024 में इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बयानिए की बात करें, तैयारियों की बात करें, कैंपेन की बात करें, तो तमाम सियासी जमातें किस तरह से इस कैंपेन को ड्राइव कर रही हैं। और नून लीग की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो तमाम हलकों में और सियासी जमातें ये कह रही हैं कि नून लीग जो है इस वक्त उनको फेवर भी दी जा रही है, और लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का गिला जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें भी कर रही हैं। लेकिन नून लीग का बयानिया क्या है जो लेकर वो इलेक्शन में उतरेंगे, इस पर हम बात कर लेते हैं। सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। कहिएगा कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान जो बाकायदा इलेक्शन कमीशन की जानिब से कर दिया गया है, आप क्या समझती हैं कि आपका जो नैरेटिव है वो क्या होगा, और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी कि इंतखाबात में आम आवाम को कन्विंस किया जा सके वोट देने के लिए? थैंक यू वेरी मच। पहले बात तो ये कि बड़ा खुशाइंद है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी इसके ऊपर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, ताकि इसको फॉर्मल आगे शेड्यूल आ जाए, और उसका हमें इंतजार है। और बिल्कुल वो भी एज अर्ली एज पॉसिबल हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है वो सिवाय इलेक्शन में जाए कोई और हल नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान की मईशत बहुत ज्यादा बुरे हालात में है, महंगाई कितनी ज्यादा हो चुकी है, आम इंसान की जिंदगी बहुत ज्यादा पिसी हुई है, ये हम सबको पता है। बिल्कुल। हम अगर ये सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, मुझे भी जी। मालूम है, आप किसी सड़क पे गली में मोहल्ले में जाएंगे सबको मालूम है। जहां तक रही बात कि मुस्लिम लीग नून ही इसका हल क्यों है, क्योंकि ये बात देखें आप, दो बातें मैं करना चाहूंगी। एक तो ये कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून ही वो जमात है जिसने पहले ये कर दिखाया जब वो हुकूमत में आई। आपको याद होगा 2013 का वक्त, तब भी यही कहा जाता था कि लोड शेडिंग 18-18 घंटे की है, दहशतगर्दी अरूज पर है, हर रोज बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, और मईशत जो है वो बहुत नीचे थी, और तरक्की की शरह 3% से कम थी। तो तब भी हालात बहुत खराब थे, और तब भी मुस्लिम लीग नून ने आकर जब बेड़ा उठाया, और नवाज शरीफ जब वजीर आजम बने, तो फिर आपने सलमा भट्ट साहब, अगर हम एक देखें टर्न सारी सूरत हाल में जो आप फरमा रही हैं, इलेक्शन की बात जब नहीं हो रही थी, लोग डिमांड पार्टियां कर रही थी, कहीं ना कहीं नून लीग और इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई थे, और कहीं ना कहीं आपके रहनुमा पहले से ही कहा करते थे कि इलेक्शन होंगे सिर्फ फरवरी में होंगे। लगे दीजिए पार्टी को अभाम था इस हवाले से, क्या किसी ने कान में बता दिया था कि इलेक्शन नहीं, कान में नहीं बता दिया था। वो बात ये कि जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, जो पीपल्स पार्टी उसमें शामिल थी, जब उन्होंने इस बात पे दस्तखत किए थे कि नई मर्दमशुमारी जो है उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे, तो तब उनको नहीं मालूम था कि नई मर्दमशुमारी कब मुकम्मल होनी है। आपको नहीं पता था इसका मतलब क्या है। सिर्फ ये था कि मुस्लिम लीग नून ने खाम का वाव वेला नहीं किया था, बेवकूफी वाली बात नहीं की थी उसके बाद। अच्छा सलमा भट्ट साहिबा, गुस्सा नहीं करना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपकी बात। एक मिनट, मेरी बात मुकम्मल होने दो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पे ये अटैक रोज होता है। जब आप एक ऐसी मुशावरत का हिस्सा है जिसमें बैठकर ये कहा जा रहा है कि अगर नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करने हैं,
तो फिर नई मर्दमशुमारी को इलेक्शन करने के लिए हमें जनवरी फरवरी में जाना पड़ेगा और आप उस पर दस्तखत करके आते हैं कि जी मैं इत्तेफाक करता हूँ, ये नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होना चाहिए, और बाहर आकर आप कहना शुरू कर दें नहीं इलेक्शन जल्दी सलमा कराओ। भट्ट साहिबा, नहीं, ये तो आप गलत कर रहे बिल्कुल हैं। ठीक कह रही ये हैं, क्या इंतहाई प्यार से आपने गुस्सा नहीं करना। सवाल बड़ा मासूमाना सा हमीद का, आप उससे मेरा भी एक सवाल ले लें। देखिए 30 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन का कहना ये है कि आपकी हल्का बंदियां हो जाएंगी और वो मुकम्मल हो जाएंगी, उसके बाद हमारे पास 1 महीने का वैक्यूम और है। मुझे पता है तैयारियां होनी होती है, बहुत सारे इलेक्शन कोई आम, इट्स नॉट एज इजी एज पाए, इट विल टेक सम टाइम, एक प्रोसीजर होता है, एक तरीकाकार होता है, हर चीज़ का इंतजाम करना होता है, बजट होती है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन चलिए नैरेटिव की बात कर लेते हैं। लेटर और सुनर चले इंतखाबात होने जा ही रहे हैं ना फरवरी में, वो 11 को होंगे, 8 को होंगे, फरवरी में इंतखाबात होने जा रहे हैं। नैरेटिव क्या है आपका? वोट बैंक जो है कहा जा रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, लेकिन आप अब क्या समझती हैं कि क्या बयानिया दिया है अवाम को जिसकी वजह से अवाम आकर नवाज शरीफ को या नून लीग को वोट कास्ट करेगी? पहली बात तो ये कि नहीं, सिर्फ एक जुमले में मैं जवाब देना चाहूंगी, स्टिल उसी बात का गुस्सा नहीं करी, लेकिन हमसे रोज ये सवाल किया जाता है कि हम खामोश रहे और दूसरे इलेक्शन कराना चाहते थे। भाई हम खामोश नहीं रहे, हमने वो उसका लिहाज रखा जो ऊपर हम सब मुशावरत कर आए थे, उसमें शेड्यूल दिया गया था कि 27-28 अक्टूबर को ही फरिश्तें मुकम्मल होंगी, उसके बाद अपीलें होंगी, अपीलें मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन का ऐलान होगा। एग्जैक्टली वैसे हुआ जैसे तय हुआ था अगस्त में। ये सबको अगस्त में पता था कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में नहीं हो सकता, ठीक है, सारी जमातों को पता था। वो सारा एक मीडिया प्रोपेगेंडा था जो किया गया। अच्छा, दूसरी बात अब आप कह रही जो नैरेटिव की बात कह रही, तो हमें नैरेटिव में हमें कुछ झूठा बयानिया बनाने की जरूरत नहीं है जिसके थ्रू हम सोशल मीडिया पे जाकर लोगों को जो है ना शिकार कर लें कि जी हम इतना सुनहरी कर देंगे, रियासत मदीना बना देंगे और दूध और शहद की नहरें बिखा देंगे। हमने पहले बहुत दफा करके दिखाया है। 1990 सलमा भट्ट साहिबा, अगर हम देखें जो आप फरमा रही हैं कि आप लोगों ने करके दिखाया है, आप ही के वजीर आजम, आप ही के मियां शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो मेरे हल्के में वो गए थे और उन्होंने कहा कि मैं अपनी कमीज बेच दूंगा अगर आटे की कीमत कम ना हुई, तो वो कमीज नहीं बेची तो फिर मामला ये हो कि आटे की प्राइस बहुत बढ़ गई, की रोड निकाली, वो सब किस तरफ हमें लेकर जा रही थी, जो बिजली के मंसूबे लगाए, जो कारखाने लाए, सनत उठाई, मईशत का प्लान और विजन अगर किसी सियासी लीडर के पास है, और इतना कदावर कोई लीडर है जो इस मुल्क को बार बार खुदे हुए गढ़ों में से निकाल कर वापस ले आता है, तो उसका नाम सिर्फ नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ को बयानिया बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है सलमा साहिबा, आपने फिंगर टिप्स पे मेरी भी अर्ज सुन ले, एक सवाल सुन ले। आपने फिंगर टिप्स पे जो क्रेडिबिलिटीज नून लीग की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गिनवाई, वो ठीक है। हरमीत का एक सवाल है, वो ले लें। जी हरमीत। सलमा भट्ट साहब, एक तो आप जो बिजली के हवाले से बात करती है तो सबसे महंगे प्लांट्स आपके और बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर में लगे। दूसरी बात, आप ही का वजीर आजम जब आया शहबाज शरीफ साहब तो उसने मेरे हल्के में जाके कहा कि अगर आटा यहां सस्ता नहीं हुआ तो मैं अपनी जो शर्ट है, वो कमीज है, वो बेच दूंगा। फिर मसला ये हो कि कमीज बेची नहीं, जिसकी वजह से आटा जो 50 रुपए का तो 150 को पहुंच गया। तो अभी जो रिसेंटली जो सिचुएशन है उसके आप जिम्मेदार है, अगर अपना भी कहें रिस्पॉन्सिबल आप लोगों की गवर्नमेंट रही है, तो आने वाले दौर में अवाम को कायल करना कितना मुश्किल होगा? क्या आपको लगता है कि तख्त लाहौर को हासिल करने के लिए बड़े मुश्किलात पापड़ बीनने पड़ेंगे आप लोगों को? हरमीत साहब, पहली बात तो ये कि बिजली का आप तायुन नहीं करेंगे कि कब महंगी थी, उस तायुन करेंगे यूनिट के, उसका कि वो बिजली कब महंगी थी और कब सस्ती थी। जब नवाज शरीफ का दौर था ना 2017 में, बिजली का यूनिट 7 रुपए का था, और जिस दौर की आप बात कर रहे हैं ना, उस दौर में अब आप 65 रुपए का यूनिट खुद बिल पे कर रहे हैं। जरा गौर करें कि बिजली सस्ती कब थी। आपने ये नहीं बताना कि उनके महंगे प्लांट थे, उनके महंगे, ये हकायक नहीं बताना है, ये फैक्ट्स निकालने पड़ेंगे। आप थोड़ी सी इसके ऊपर खोज लगाइए कि बिजली कब महंगी थी और कब सस्ती थी। मैं खोज लगा के सवाल करता हूं। और कब आप जब 12,000 मेगावाट बिजली 2013 के बाद नेशनल ग्रिड में जब पूरी की गई, ये पीटीआई की हुकूमत आकर कहती थी बिजली वाफर बना दी, बिजली हमारी जरूरत से ज्यादा। ये 2018 का इनका प्रोपेगेंडा था। फिर 2019, 20, 21 लोडिंग क्यों हुई? क्योंकि ये वो प्लांट्स चला नहीं सके, इन्होंने एलएनजी दी नहीं, इन्होंने जो ना सौदे नहीं किए टाइम पर, इन्होंने कोविड और जब सस्ते एलएनजी मिल रहे थे और इन्होंने फर्नेस पर बिजली बनाई, ये प्लांट्स मैनेज नहीं कर सके। अच्छा सलमा साहिबा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक सवाल आखिरी लैंड लॉसेस को, एक मिनट, ये जो लैंड लॉसेस, बिजली के जो लैंड लॉसेस थे ना, वो 37 अरब से उठाकर 97 अरब पर पीटीआई की गवर्नमेंट में गए थे, जिसकी वजह से बिजली महंगी हुई है। आप जरा थोड़ा सा मुशाहिदा। अच्छा सलमा साहिबा, ठीक है, आपकी बात सुन ली। मेरा एक आखिरी सवाल ले लें, मेरा एक आखिरी सवाल ले लें कि हमारे पे ही पड़ता है कि सारा कुछ है।
ऐसा नहीं होता हमारे पे। अच्छा ऐसे सलमा नहीं कर साहिबा, सकते मेरा एक कि आप सवाल ले one लें, fine day किसी आपकी टीवी बात डॉक्टर मुझे बैठ के समझ सारा आ कुछ गई हमारे है, पे डाल दें। आपकी उसके बात लिए मुझे समझ आ गाइड गई है। को मेरा एक बयान करना सवाल ले लें, पड़ेगा, उसके लिए एंकर को मैदान एक में उतरना टास्क दिया पड़ेगा। जाता है सलमा साहिबा, एंकर को एक टास्क दिया जाता है कि आपने इस पे बात करनी है, सलमा साहिबा से बात करनी है, थोड़ी रिसर्च करके कंपैरिजन करके पिछली जमातों का, नून लीग का जो दौर रहा है उससे कंपैरिजन करके और फैक्ट एंड फिगर्स देखकर एक सवाल पुट किया जाता है, जो अगर मैं हमीद की बात करूं। लेकिन चलिए मैं आप पे अभी एक सवाल, आखिरी सवाल है मेरा, ये ले लें कि पीडीएम की अगर हम बात करें, तमाम सियासी जमातों को एक साथ लेकर चलना, ये क्रेडिट भी नून लीग को जाता है। अब आप क्या समझती हैं कि आने वाले इंतखाबात में अगर पंजाब की बात की जाए या दीगर सूबों की बात की जाए, मुफाहमत का जो कोलैबोरेशन है उसका कोई प्लान है, मिलकर ये हुकूमत बनाई जाएगी, या आपको लगता है कि सोलो फ्लाइट पे चलेगी नून लीग? देखिए, जो इलेक्शन है ना, वो एक बड़ी डिफरेंट चीज है। हम जब पीडीएम में थे, हम हमेशा ये बात कहते थे कि हर पीडीएम के अंदर मुख्तलिफ जमातों का इत्तेहाद था ना, अलायंस था, और हर जमात का एक अपना मंशूर होता है। जी जी, हर जमात की एक अपनी से होती है, ठीक एक है, अपनी उनकी आइडियोलॉजी होती है, बिल्कुल और ठीक, वो उनकी अपनी एक वोट बैंक होती है। बिल्कुल ठीक, अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि इलेक्शन में आए तो हमने लड़नी नहीं। हम हमेशा एक बात कहते रहे कि हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। और आज भी हम देखिए, मुस्लिम लीग नून के पास अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हो या हमारे पास हर जगह पर लोग मौजूद है, हमारे अपने कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो हमारे कंटेस्टेंट बनने को तैयार है, और इंशाल्लाह हमारी जो है सूरत हाल बड़ी स्ट्रांग है, और हमने काम किया है। हमने 4 साल जब हमारे पर बदतरीन इंतकाम हो रहा था, उस वक्त भी हमने साबित किया कि हम एक सियासतदान है, सियासी सोच रखने वाले हैं। हमने तब ये नहीं किया था धावा बोल दो, आग लगा दो, पेट्रोल बम मार दो। ठीक है सलमा साहिबा, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, आपके वक्त देने का बेहद शुक्रिया। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सियासी जमातें इंतखाबात में एक दूसरे के सामने ही खड़ी दिखाई देती हैं और अपने बयानिए के साथ ही, अपने मौक़िफ़ के साथ ही वो इंतखाबात में उतरेंगी और इंतखाबात लड़ेंगे। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ चुकी है। अगर दिन के टाइम इस चीज़ का एहसास कंपैरेटिवली हरमीत थोड़ा कम होता है, लेकिन रात के टाइम तो महसूस होता है कि वाकई हम नवंबर में एंटर हो चुके हैं, दिसंबर की तैयारी हमने शुरू कर दी है। लेकिन आपको पता है लाहौर शहर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, बिकॉज आई एम इन लाहौर ना, आप तो इस्लामाबाद में तो आपको ठंडी हवाएं ऑन एंड ऑफ आती रहती हैं, हमें ज़रा मुश्किल से मिलते हैं ये 2 से 3 महीने जो कि सर्दी के होते हैं, और हम इसे बहुत इंजॉय करने की भरपूर कोशिश करते हैं कि इसको, मुझे तो लगता है बाकायदा लाहौर ये सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। वो कपड़े हों, वो घर के खुश्क मेवाजात हो, सर्दियों की सौगातें हों या सर्दियों के बिस्तर हों। अब जब हम बिस्तर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कंबल और रज़ाइयों की, जिसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अब ज़माना बदल गया है और रवायात बदल गई हैं, तो चीज़ें हमारे घर में भी हमें तब्दील दिखाई देती हैं। अब प्रेफर किया जाता है कि आप ब्लैंकेट अगर ले रहे हैं तो वो कंबल हो, बड़ा फ्लफी सा हो, बड़ा मज़ेदार हो। लेकिन अगर हम रज़ाइयों की बात करें तो अगर हम देहातों में जाएँ और गाँव साइड पर जाएँ, और अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाकों में जहाँ पर रज़ाइयों का ही इस्तेमाल किया जाता है, और कहा जाता है कि जो सर्दी रज़ाई से कैटर होती है ना, वो कंबल से हो सकती नहीं है। तो बेसिकली अगर हम बात करें सारी सर्दियों की, तो वो आप आज भी बहुत सारे इलाकों में रज़ाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हरमीत हम मेकिंग की बात करें तो यकीनन पहले ज़माने में एक याद जो मुझे याद है, शायद आप भी उसको रिकॉल करें, घर की मौजूद ख़वातीन जो है वो रज़ाई बिल्कुल सेहन में बिछा के उसको सिलाई किया करती थी, और उसमें बहुत सारी बैठ के सोहा, अगर हम देखें पूरे मोहल्ले में कहीं ना कहीं खातून होती थी, या कोई ना कोई जो उनका काम, ये डिपार्टमेंट उन्हीं का था, और कहीं ना कहीं सर्दियां जैसे जैसे करीब आती थी तो गांव की जितनी रजाइयां हैं वो वहां तक पहुंचती थी, और उनको दोबारा करके, क्योंकि रोई से ज्यादा बनी थी, क्योंकि उसमें कॉटन का इस्तेमाल ज्यादा होता था, पूरा जो 6-7 महीने गुजर जाते थे गर्मियों के, तो कहीं ना कहीं वो कॉटन जम जाती थी, उसको दोबारा ठीक किया जाता था, दोबारा भुना जाता था। और अगर मैं बात की जाए, सॉरी, जो करते हैं खासकर खवातीन जो है वो फिर रल मिलके बैठ के जो है सिलाई होती थी और गपशपी, और कहीं ना कहीं गीबत का जो डिपार्टमेंट है वो भी गर्म होता था। तो ये सारी सिचुएशन इंफॉर्मेशन भी रहती थी कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया तो था ही नहीं, तो ये सिचुएशन, ये इस किस्म की चीजें हमें दिखने को मिलती थी। और हाँ, एक रजाई जो है उसमें से कहीं ना कहीं जो मेहमान आने वाले हैं, देहात की तरफ आने वाले हैं, तो उनके लिए स्पेशल जो है कुछ रजाइयां वो मख्तस की जाती थी, एक अलग बॉक्स में रखी जाती थी, और आम रूटीन की जो रजाइयां आती थी। आप कैसे भूल सकते हैं कि शादी ब्याह पे बाकायदा दुल्हन के लिए एक रज़ाई का सेट जो है उसे माएँ जो है बड़े लंबे अरसे से तैयार करती थी। और क्या मैं जो इमेजिन करने की कोशिश कर रही हूँ कि सहन में रज़ाई को बिछा के उसके ऊपर प्यारी प्यारी छोटी छोटी सिलाइयाँ लगाते थे और सब मिलकर मेहनत करते थे, और फिर वो एक सेट बनता था और फिर आपको वो शादी में गिफ्ट के तौर पर दिया जाता था। लेकिन चलिए, तो हम घरों की बात कर रहे हैं, मेकिंग क्या होती है रज़ाई की, आपका प्रोसेस क्या होता है पूरा, और उसको बाजार तक पहुँचने में कितनी मेहनत दरकार होती है, सारा प्रोसीजर हम आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट के जरिए। एक ज़बरदस्त रिपोर्ट है सर्दियों की सौगात के तौर पर, जस्ट हैव अ लुक।
सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ ही रजाइयों को तैयार करके फरोख्त करने वालों के काम में बहुत तेजी आ जाती है। कारखाने में रजाइयों की तैयारी के लिए पहले मरहले में रुई की पंजाई, दूसरे मरहले में रुई की भराई और तीसरे मरहले में डिजाइनिंग करके रजाइयों को तैयार किया जाता है। अच्छा है माशाल्लाह, सीजन के दिन आ गए हैं। जैसे जैसे सर्दी स्टार्ट हो जाती है ये काम माशाल्लाह काफी रुई तक पहुंच जाता है। 6 महीने का ये अल्हम्दुलिल्लाह सीजन है और बहुत बेहतरी होती है इसमें। सीजन शुरू होने के साथ ही कारीगर भी काफ़ी खुश दिखाई देते हैं, जिनका कहना है कि सीजन आने के साथ ही खुशहाली आ जाती है। हमें बहुत खुशी होती है, इस पूरा साल इंतज़ार रहता है इस सर्दियों का कि हमारा सीज़न आता है। तो महंगाई की इस दौर में थोड़ी सी परेशानी तो है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। कारखाने में रजाइयों की तैयारी के बाद पैकिंग करके मार्केट में फ़रोख्त के लिए भेज दिया जाता है। रजाइयों की तैयारी से फ़रोख्त तक के मरहले में कई लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। कैमरामैन के साथ अशर नुमान, पब्लिक न्यूज़, मियां चन्नू। अच्छा, डिज़ाइनिंग की अगर हरमीत हम बात करें तो वही जो आप वाली बात थी कि पूरे 6 महीने लगाकर इसको डिज़ाइन किया जाता है और उसको रिफ़्रेश करने के लिए सर्दियों से पहले सर्दियों की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन अगर हम फैक्ट्रीज़ की बात करें तो हम उसको देखते हैं कि वहाँ पर तो बड़े पैमाने पे चूँकि रज़ाइयाँ बनती हैं और बड़े पैमाने पे ही जो है वो बाज़ारों तक यानी मार्केट तक। लेकिन सोहा, अगर हम देखें एक तरफ तो मशीनरी आ गई है, बहुत सारी सी मशीनें आ गई हैं, बड़ी आसानी से सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, लकड़ी का एक आला होता था, उसमें एक तार होती थी और जो गाँव के जुलाहे होते थे वो इसी तरह उन्हीं का काम होता और वो बड़ा टाइम लगता था कि पूरी की पूरी रुई को दोबारा आपने बिल्कुल स्मूथ बनाना है, हल्का सा उसको टच देना है। उस वायर के जरिए वो अलग सी टेक्निक थी। तो मैंने कहीं ना कहीं ट्राई भी की है, इसमें कोई शक नहीं कि जब भी अपनी रजाइयां लेके जाते थे। और एक और चीज सोहा, क्योंकि शादियों का सीजन है, वही नवंबर दिसंबर आ रहा है, तो ऐसे में क्योंकि पूरे गांव में जब शादी किसी के घर में होती है तो फिर मेहमान भी आते हैं, मंजे बिस्तरे सारी चीजों की बड़ी जरूरत होती है। तो कोशिश होती है कि हाँ, जो ब्याह हो रहा है, जो शादी हो रही है, भाई आस पड़ोस के जो जितनी रजाइयां हैं तो वो भी साफ सुथरी रजाइयां जो है कहीं ना कहीं पहले से तैयार करके गांव के जो लाहे से तैयार करके जो है वो बाद में फिर भेजी जाती थी और बच्चे जो है उनको इस काम पे लगा दिया जाता था कि भाई हाँ ये रजाइयां इतनी इतनी आपने पहुंचानी है। तो ये जो चीज है, आज भी ये रिवायात है। आज भी अगर आप शहर की जिंदगी से निकले, कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिफरेंट है, लेकिन गांव देहात में वो चीजें आज भी उसी तरह है। आज भी एक दूसरे के जो शादी ब्याह का सीजन होता है, दुख सुख का, तो कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे साथ होते हैं, एक दूसरे साथ ये जो सारी बातें आपने की है ना, ये हमारी रिवायात और हमारी सकाफत का खूबसूरत सा पहलू है, खूबसूरत सा हिस्सा है जो कि आज भी बहुत सारे घरों में जिंदा है। और लोग आज भी, मैंने देखा है कि ब्लैंकेट या कंबल को प्रेफर नहीं करते। रजाइयों की वो जो इंटेंसिटी है वो उन्हीं की है, उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट सकती। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। सो यू आर वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक का रिव्यू जो है वो दिखाना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक बड़ी ऐसी रिवायती लाइन जो हर जगह बोली जाती है, हर मौके पे बोली जाती है, हर इंसान, वो मर्द हो, ख़वातीन हो, यहाँ तक कि बच्चे भी बोलते हैं। वो क्या है, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो क्या एक नाकाम मर्द के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है? ये एक क्वेश्चन मार्क है, $100 क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए ओवरऑल तो कहा जाता है, देखा जाता है और सुनने में भी यही आता है कि अगर हम इस सारे सिनेरियो में बात करें तो हमें देखने में आता है कि अगर हम मर्द हजरात की बात करें तो एक मर्द अगर घर से खुशहाल होता है तो बाहर वो दुनिया भी फतह कर लेता है। लेकिन अगर घर से खुशहाल नहीं होता तो चीज़ें और हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले जाते हैं। फिर औरतों की कामयाबी की भी बात करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि औरतों की कामयाबी के पीछे कौन होता है। क्या हमने जो रिव्यूज़ देखे, हमारी डिग्रीज़ होती हैं, कुछ लोगों ने कहा हमारे वालिदैन हैं, कुछ लोगों ने कहा हमारे शौहर हैं, जो मिला जुला रद्द-ए-अमल हमारे सामने आ रहा है। हरमीत, इस पर हम कोशिश करेंगे कि आज किसी चीज़ पर पहुँच पाएँ, किसी पॉइंट पर पहुँच पाएँ। वक्त हमारे पास कम होता है, लेकिन चले हम कोशिश करेंगे। और जो कोशिश मैं अकेली नहीं करूँगी, हरमीत मेरे साथ और पैनल जो मेरे साथ है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ अख्तर अब्बास साहब मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर अब्बास साहब, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सना आगा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, मुसन्निफा हैं, इनको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना साहिबा, कैसी हैं आप? आपकी तशरीफ लाने का भी बेहद शुक्रिया। अख्तर अब्बास साहब, आपसे शुरू कर लेती हूँ। घर में मौजूद ख़वातीन, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, माँ हो, यकीनन एक मर्द की कामयाबी की वजह है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब हम उस पर आ जाते हैं जो पहली वाली बात से रिलेट करती है कि अगर वो मर्द नाकाम होता है तो क्या उसके पीछे भी इन्हीं औरतों का हाथ होता है? मर्द अगर कामयाब हो
तो दावे करने वाले बहुत सारे होते हैं। हाँ। पर अगर नाकाम हो तो उसके पीछे एक नहीं 3-4 औरतों का हाथ होता है। अच्छा, कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाँ जी। और नाकाम के पीछे नाकाम के 4-5 पीछे का। तो ज्यादा औरतों का हाथ होता ठीक है। है। अच्छा, वो उसकी महबूबा भी हो सकती है, वो अच्छा। अक्सर उसकी बीवी होती है, अक्सर और अक्सर कोई और भी हो सकती है जो उसको डिट्रैक्ट करती है। लेकिन सच्ची बात यह है कि चीज़ों को हम कोई तराजू लेके नहीं तोल सकते। ठीक है। ये मामला एहसासात का है, महसूसात का है, लेकिन साथ एक्सपेक्टेशन का है। बहुत से घर ऐसे हैं जैसे जहाँ एक भाई बहुत कामयाब होता है, 2 बिल्कुल नाकाम होते बिल्कुल हैं, ठीक। वही माँ होती है, वही बहनें होती हैं, वही दुआएं सबको होती हैं। मेरा अपना ख्याल है कि अगर मर्द या औरत को हम इस तौर पे ना देखें, जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी और वो लोगों को एनर्जाइज कर सके। डिग्रियां मैटर नहीं करती, डिग्रियां सिर्फ बहुत सी औरतों के पास हैं, ना उनको इज़्ज़त मिलती है, ना उनको मोहब्बत मिलती है, ना उनको तरक्की मिलती है। तो एक पूरा पैकेज है जिसमें आप लोगों को कैरी कैसे करते हैं, अपने ख्वाबों को कैरी कैसे करते हैं, और जिस जगह पे आप होते हैं आप कितने लोगों से अपने अच्छे रवैये की वजह से दुआएं ले लेते हैं। यानी वो औरत जो आपके पीछे दुआएं करती है, आप बदतमीजी करें उससे दुआएं लेके दिखाएं मुझे। वो औरत जो आपके लिए दुआ करनी चाहिए, आप उससे बेवफाई करें, बद्दुआएं देंगी, झोली भर भर के देगी। यानी ये माँ सारी तो करती है ना, मतलब माँ के साथ आप बदतमीजी भी करें, बात भी ना करें, उनको ऑफेंड भी करें, माँ ने तो फिर भी आपके लिए दुआ करनी, वो भी तो एक औरत है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी मिथ है, है। लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जब आप तंग कर रहे होते हैं तो दुआ नहीं मिलती। अच्छा, बहुत सी औरतें हैं जो पाकिस्तान में अगर उनके पीछे रिश्तेदार ना हों तो फिर क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ तो कर रही होती हैं। मुझे लगता है अगर आपकी आंखों में ख्वाब नहीं है और आपको अपने आप पे यकीन भी नहीं है और आप जिस मंजिल पे जाना चाहते हैं वो भी सामने नहीं है, तो आप इधर उधर टामक टोइयाँ मारते रहेंगे। जो लोग दूसरों को देखते हैं वो हमेशा रास्ते में गिर जाते हैं, और जो बहुत टारगेटेड होते हैं, वो मर्द हो या औरत हो, वो जहाँ पे जाना चाहते हैं। अब मुझे याद है एक ज़माने में पाकिस्तान में मुशर्रफ फई को सबसे महंगी और सबसे टैलेंटेड औरत माना जाता था, और मर्दों से वो ज़्यादा पैसे लेती थी। और वो उनके पीछे मर्द भी, मियाँ भी नहीं था उनका, शी वॉज सिंगल। अच्छा, इस मामले में दुआएं हम आमतौर पे जब किसी को क्रेडिट नहीं देना होता हम किसी और को दे देते हैं। मुझे इसमें थोड़ा वो है डाउट कि जिसका जो क्रेडिट है, जब मर्द करता है काम उसका क्रेडिट है, देना चाहिए। दुआएं एक ब्लेसिंग है, वो साथ आपको सपोर्ट करती हैं, पर आप खड़े ही ना हो तो बैसाखियां क्या करेंगे ये एक और चीज़ जो आपने रिव्यूज में भी देखी होगी कि औरत का इस मामले में दिल कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है, वो क्रेडिट दे देती है, मर्द ज़्यादा कंजूसी करते हैं। चलें असना आपकी तरफ आते हैं, आप बताएं बीइंग अ वुमेन आपको क्या लगता है कि अगर आप कामयाब हैं, आपने बाहर निकली हैं और आपने लिखा है, लोगों को देखा है, उनसे मिली हैं, तो आपकी कामयाबी के पीछे वजह किसकी है? ये आम सा सवाल आपसे। अच्छा, मेरी कामयाबी के पीछे तो मैं सबसे पहले क्रेडिट दूंगी अपने पेरेंट्स को कि जो हम बचपन से देखते हैं ना वो हम बड़े होके करते हैं। हम बेशक ठोकरें खाएं मुआशरे से, इधर उधर से, जहाँ मर्जी से, मगर जो हमने एक कॉन्फिडेंस माँ बाप से ले लिया ना कि उन्होंने हमारी बात सुनी बचपन से, हमें समझा, हमें समझाया, वो चीज़ें हमें थ्रू आउट लेके चलती हैं। ये तो अब औरत और मर्द का एक अजीब सा एक वो बन गया है कॉन्सेप्ट सा कि ये अम्मा हवा ने हज़रत आदम को बहकाया, उन्होंने वो खाया और वो वहाँ से एक इख्तिलाफ चल पड़ा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जहाँ है, जैसा है, वो अपने ओन पे है। हाँ, ये बात है कि समहाउ कहीं ना कहीं कोई मर्द, औरतों के पीछे वो मर्द होते हैं जो उनको एक सबक सिखाते हैं जिसके पीछे औरत कामयाब हो जाती है, और 80% वुमेन्स की कामयाबी के पीछे वो मर्द हैं जो एक लेसन दे के उनकी जिंदगी से निकल जाते हैं। वो धोखा भी हो सकता है। एग्जैक्टली। आपकी तरफ आएंगे। सोहा ने स्टार्ट में बड़ा खूबसूरत सवाल किया। हम भी देखते हैं आसपास बहुत सारे से लोग बेचारे गिला शिकवा करते हैं, खा गई पूरी दौलत, खा गई जन्म जली। अब आपसे जानना चाहेंगे सर, इसमें नाकाम मर्द जो है उसके पीछे किसका हाथ है ज्यादातर सर? हाँ, ये बता दीजिए। वैसे नाकाम मर्द जब ठोकरें खाता है और नाकाम होता है तो कभी अपनी जिम्मे नहीं लेगा, वो हमेशा मलबा किसी और पे डालने की कोशिश करेगा। ये एक सबसे आसान होता है, वो मलबा अपने घर वालों पे भी डाल सकता है, ब्लेम गेम। अगर उसकी जाती बीवी है तो उस पर भी डाल सकता है। वैसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी महबूबा पे मलबा डालते हैं, वो बेचारी इस मामले में जरा बची रहती है। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं, लाइक मैं अगर अपनी बीवी को देखूं तो शी वॉज विलिंग कि वो पढ़ना चाहती थी, तो मैंने उसको पूरा फैसिलिटेट किया, मास्टर्स करवाया, एमफिल करवाया, वो प्रैक्टिस करती है। तो जहाँ जहाँ मुझे सपोर्ट चाहिए थी,
शी वॉज एवरीवेयर अवेलेबल, और चाहे वो दुआओं का मामला हो, चाहे मुझे मैनेज करने का मामला हो। अब मुझे चूँकि मुल्क में बहुत ज़्यादा मूव करना होता है, अगर वो रोज़ मेरे सामने खड़ी हो जाए नारे लगाती हुई कि तुम होते कौन हो, जाते हमें छोड़ जाते हो अकेले, मैं नहीं कर सकूंगा। अभी मैं रात को 1-2 बजे तक लिखता हूँ। अब ज़ाहिर है आप मुसलसल किताब लिखते हैं, उसके लिए भी आपको टाइम स्पेयर करना पड़ता है, तो वो सपोर्टिव होती है तो आप कर पाते हैं। सर ये तो देखिए आपने आज केरा की एग्जांपल दी ना सर, मेरी नज़र के सामने से ना एक पैरा गुजरा, मैंने उसको पढ़ लिया क्विकली। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि एक बादशाह अपने वजीर से बड़ा ही खुश था कि वो उसकी फहमो फरासत का कोई सानी नहीं था, वो बड़ा कंपोज्ड और बड़ा काम इस तरह से था। तो उससे पूछा कि जाके पता करो कि हर फैसला इतनी समझदारी से कैसे कर लेता है, इतना खुश कैसे है। तो जब सब ने सुराग लगाया और पता किया तो पता ये चला कि दरअसल वो वजीर घर से बड़ा खुश आता है, रोज़ाना घर के नीचे खड़ा होता है, बीवी ऊपर खड़े होकर बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको अल्लाह हाफिज़ करती है, वार्म वेलकम करती है घर में। एक मर्द जब घर से खुशहाल होता है ना, तो वो कामयाब हो या नाकाम हो, कम से कम यहाँ से वो सुकून से होता है। तो आप क्या समझते हैं अक्सर साहब, आजकल की ख़वातीन की अगर बात करें तो क्या आजकल की ख़वातीन मर्द की कामयाबी के पीछे हैं? पहले वालों की चलो हम बात नहीं करते। अच्छा, आज वाली को ज़्यादा एहसास है। अच्छा। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं अपनी बेटी को सुबह रोज़ाना यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता हूँ, ठीक है, और मेरी उससे 2-3 होती हैं जो डायलॉग होता है। एक ये कि वो ज़िंदगी को जिए, यानी सिर्फ क्लास ना पढ़े। तो मैं उसे कहता हूँ कि तुम जब छुट्टी हो जाती है, पीरियड ख़त्म हो जाए, तुम 15-20 मिनट ज़रूर गेम किया करो। अच्छा। दूसरा, अपने दोस्तों पे खर्च किया करो, यानी तुम्हें दोस्त बनाने आने चाहिए। हाँ। वो जो बंदा छुई हुई बन के आता है, अच्छा वो कहती बाबा, जब मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ कि मेरे बाबा ने ये कहा, मुझे ये पैसे दिए कि ये दोस्तों पे खर्च करने, तो उसके दोस्तों को हैरत होती है। असूली तौर पे रिश्तों को इतना ही आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए। बीवियों को, बच्चों को डरा डरा के जब आप उनकी शख्सियत में ख़त्म कर देते हैं, इसी तौर पे साहब एक और चीज जो बड़ी अब आम हो गई है, जिस तरह हम इस टॉपिक को हम छेड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इसमें एक चीज पहले कहा जाता, बल्कि अभी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं औरत का हाथ है, लेकिन अब ये कहा जाता है कि पहले जो है औरत अब जो है वो कामयाब जो मर्द है उसकी तलाश में होती है, उसके पीछे वो देखती है, अगर वो कामयाब है तब उसका पीछा करती है। जी बिल्कुल करती है, उसे बनी बनाई इज्जत मिल जाती है, बनी बनाई दौलत मिल जाती है। और अच्छा, ये उसका विजन बेहतर हुआ है, यानी बजाय इसके कि चीजों को वो बनाए। आजकल दीपिका पादुकोण भी वैसे बड़ी कंट्रोवर्शियल इस मामले में। आपको पता है अक्सर बस सिर्फ वो नहीं, उसके साथ अब पूरी लाइन लग गई है कि जो दिल में सोचती किसी और को है, रहती किसी और को है। ये नहीं पसंद, जितनी मर्जी खूबसूरत हो, ऐसी औरतें पसंद नहीं की जाती। अच्छा, एक औरत ही मेरे ख्याल से इसका अच्छा जवाब और बेहतरीन जवाब दे सकती है। आप मुझे बताएं सना कि एक आज की औरत एक कामयाब मर्द चाहती है, असल में या उसकी कामयाबी की वजह हाँ बिल्कुल ये बात भी है, मगर आजकल जो लड़कियां हैं ना वो थोड़ी सी समझदार हो गई हैं। पहले के मामला सपोर्टिव है, पहले से सपोर्टिव है ना। देखिए अब वो खुद थोड़ा सा चीज़ों को समझती हैं, वो खुद उस लेवल पे आ गई हैं कि जहाँ पर वो समझती है कि हमारी ज़िंदगी भी आसान हो और हमने अगले की ज़िंदगी में भी सुकून देना है। ये नहीं कि मतलब बस हम ही ईजी हो जाए। ये बहुत बड़ा अलमिया था पहले के, बस बच्ची बड़ी हुई तो शादी कर दी। अब लोग बड़े प्रैक्टिकल हैं, लड़कियां स्पेशली बहुत प्रैक्टिकल हैं, सोचती हैं, समझती हैं, देखती हैं और फिर फैसले करती हैं। और ये अच्छा है, ये अच्छी बात है, ये बहुत सना यहाँ पे एक सवाल बनता है मेरा। सना, अगर हम देखें, हमने माजी में देखा, आप जो फरमा रही हैं, हमने बहुत सारी जोड़ियां सी देखी जिनके पास कुछ ना था, शादी के बाद मेहनत करके वो कामयाब जोड़ियां बनी हैं। अब ये जो बात आप कर रही है कि कामयाब शख्सियत की जो तलाश है मन चली खवातीन को, और जाहिर बात होती है इस एज में बंदे को, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं शादियां इस वक्त जो नहीं हो रही मर्दों की और लड़कियों की, ये सबसे बड़ा मसला है इस वक्त? नहीं, शादियां मसला नहीं है। अब हम सबके एम्स हैं, अब लड़कियां हैं उनके भी एम्स हैं, उन्होंने भी सोचा हुआ है कि मैंने अब ये करना है, लड़कों ने भी सोचा हुआ है, और फिर वो शादियां करते हैं अपने जहनी सुकून के लिए। वो शादियां करते हैं अपने जैसे कपल के लिए, अपने जैसे मतलब हमारी सोच कम से कम एक जैसी हो, मिलती हो, और वो फिर कामयाब भी होते हैं। वो ऐसे बहुत कम मैंने रिश्ते फ्लॉप होते हुए देखे हैं। अच्छा, ये देखिए बड़ा अच्छी टिप है। अख्तर अब्बास साहब कंक्लूड कीजिएगा इस मेरे टॉपिक को कि एक मर्द हो या औरत हो, कामयाब होना है तो पर्सनैलिटी ट्रेट आपकी क्या होनी चाहिए? कामयाब होने के लिए इस तफरीक से निकल जाए कि आप मर्द हैं या औरत हैं, कामयाब होना है। हाँ, बुनियादी चीज़ ये है कि कामयाब होना तो आपको बहुत अकोमोडेटिव होना चाहिए, और आपको विजनरी भी होना चाहिए, और आपको एनर्जेटिक भी होना चाहिए। अगर आप दूसरे की कामयाबी को तस्लीम नहीं करते, अब बहुत से घरों में फसाद इसलिए होता है कि खातून अपने मियाँ पे उसको बदलना चाहती है, वो नहीं बदला जा सकता। उसको बाहर रिस्पेक्ट मिलती है, बाहर मोहब्बत मिलती है, ऑनर मिलती है, उसकी वक़्त होती है। वो घर में वो खातून 5 फुट की, 5.5 फुट की, उसको 2 टके का कर देती है।
उसको रोज बताती है कि तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें पहनना नहीं आता, तुम्हें उड़ना नहीं आता, चूहा, तुम्हें बात मतलब करनी। घर में चूहा होता है। अब वो बेचारा अगर ऐसी खातून उसके पल्ले पड़ जाए हाँ। तो उसकी कामयाबी ढह जाती है। हमने उन लोगों को लिटरली मतलब सर का ना ताज खुशी बना के के साथ रखे। आप नहीं जी सर सकते। का ताज बना के रखे। बिल्कुल रखे। साहब मुझे हिंदुस्तान के बड़े मारूफ मौलवी साहब याद आ गए आपकी बात से। वो कौन से? वो बड़े वायरल है वैसे। चलो दोबारा जो है जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, बहरहाल कहीं ना कहीं नतीजा वहां से निकलता है। तो सोहा अगर टाइम है तो सवाल कर लेते हैं। टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, वक्त के हम थोड़े से पाबंद होते हैं, लेकिन हरमीत आपको मना नहीं कर छुट्टी कर सकते। लेते गो हेड, आप सवाल करें। आपको मना करके कहाँ जाएंगे? सना, आप क्या समझती है इस वक्त जो वॉक्स पॉक्स हमारे सामने आए, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये एक जो ये मर्द और औरत कहीं ना कहीं दोनों अगर एक दूसरे का सपोर्ट ना हो तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किलात बहुत होती हैं? मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती है, मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा होती है, मगर बात ये है कि जितने भी रिव्यूज़ आपने दिखाए ना, ये सारे बच्चे हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट नहीं की है। जब वो हमारे लेवल पे आएंगे, जब वो यहाँ बैठेंगे, तो वो अपने ही रिव्यूज़ सुन के हंसेंगे उस टाइम पे, क्योंकि ओपिनियंस जब हम प्रैक्टिकली लाइफ में आते हैं तो बहुत चेंज होते हैं, और जब हम आम पब्लिक में खड़े होते हैं या हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमारे ओपिनियंस वही, एक शहजादा आएगा घोड़े पे बैठ के शहजादी को लेके जाएगा, वो सारे ओपिनियंस होते हैं। मगर प्रैक्टिकल लाइफ जो है ना वो बहुत चेंज है। शहजादा पैदल आता है, फिर वो शहजादा पैदल नहीं आता, वो ऑब्वियसली किसी बड़ी गाड़ी में ही आता होगा। क्योंकि ऐसे आजकल जो है ना चीजें, क्योंकि लड़कियां खुद इतना चीजों को समझ गई हैं। बहुत से ये बड़ी अच्छी वेकअप कॉल थी आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच सुदीन गिरफ्तार साहब, आपका बेहद शुक्रिया। हमने भी कोशिश की कि सेगमेंट के थ्रू आपको एक वेकअप कॉल दें, हिला के भी रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए बिला तफरीक कि आप एक मर्द हैं या औरत हैं, ये बच्चे हैं, ये उम्र के किसी भी हिस्से में है। कामयाब होने के लिए कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके अंदर होनी चाहिए जो कि आपको कामयाब बनाती हैं, जिसमें सबसे अहम कंसिस्टेंसी है। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं। एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो आपकी इस सुबह को सुरीला करने के लिए और एक ऐसी पर्सनालिटी को आज याद करने के लिए हरमीत हम मौजूद हैं यहाँ पे। आपको पता है हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि ना सिर्फ हम खुद याद करें बल्कि हमारी जो पब्लिक है उनको भी याद कराया जाए, जो उनके फ़ैन्स है बड़ी तादाद में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। यकीनन वो उनको याद करते हैं और आज भी सुनते हैं। फोक गुलकारा रेशमा की मैं बात कर रही हूँ। अगर हम बात करें उनकी ज़िंदगी पर तो आपको पता है कि बहुत ही कम उम्र में मुख्तलिफ सूफिया कराम के मज़ारों पर गुनगुनाना उन्होंने शुरू किया। तालीम बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से वो उस तरह से ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, लेकिन जो आवाज़ में उनकी जादू था। और अगर हम बात करें अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग लाल शहबाज कलंदर, तो उनके मज़ार पर जब हो लाल मेरी उन्होंने गाया, उसके बाद फिर रेडियो क्या, टीवी क्या, दुनिया क्या, बहुत सारे ऐसे एक के बाद एक ऐसे गाने उन्होंने गाए जो कि उनको कामयाबियों की बुलंदियों पर ले गए। एक लंबे अरसे तक वो अलील रही हैं और गले का कैंसर, ये एक मुजी मरज़ शो ने जिसमें वो मुब्तला थी और ये मर्ज उनको लाहक हुआ। और बिल्कुल सुहा, अगर हम देखें रेशमा के हवाले से तो एक तो जो टूटे हुए दिल थे और कहीं ना कहीं कोई जुदाई थी या कोई बाहर दुनिया में था, घर वाली यहाँ थी, तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जो है ये इनकी गाने बड़े सुने जाते थे, बड़े मकबूल भी थी। और फिर अगर आप देखें तो बुलबुल सहरा का खिताब इनको मिला, सितारे इम्तियाज से नवाजा गया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनको दिया गया। लेकिन अगर सारी सूरत हाल में देखें, इनका एक ही यानी आप इनकी फैमिली से सावल इनका जो बेटा था जिसने कोशिश की लेकिन कामयाबी ना मिली, तो 2021 में उसकी भी डेथ हो गई। लेकिन आखिरी जो अयाम थे जिंदगी के, हमेशा की तरह बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उसी तरह बड़े बुरे गुजरे। हालांकि परवेज मुशर्रफ साहब ने ऐलानात भी किए, लेकिन वो ऐलानात सिर्फ ऐलानात ही रहे और आखिरकार जो है इसकी जिंदगी तमाम हो गई 2013 में बड़ी मुफलिसी की हालत में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यकीनन पाकिस्तान की तरफ से जो है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनको सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया और उन्हें खिताब दिया गया सहरा का, और कोल के खिताब लेकर ही वो अपनी ज़िंदगी में जो है उन्होंने बहुत सारी कामयाबियाँ समेटी। और यकीनन हम उनके लिए दुआएं खैर करते हैं, वो पाकिस्तान का फ़ख्र है। आज एक और पर्सनालिटी को हमने याद करना है जिनकी आज सालगिरह है, चूँकि अगर बरसी हो या सालगिरह हो, लेकिन हमारे फोक गुलकार और हमारे वो तमाम आर्टिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बखूबी पूरी दुनिया में रोशन किया और अपनी उनकी जो फ़नी करियर है उस पर हम कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ रोशनी डाले बल्कि उन्होंने क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी पाकिस्तान के लिए, वो भी आपको बताई जाए। नैरा नूर साहिबा की हम बात करें जिनकी आज सालगिरह जो है वो मनाई जा रही है। और धीमे लहजे की एक खूबसूरत आवाज़ जिसमें रेडियो क्या, टीवी क्या, प्लेबैक सिंगिंग की अगर हम बात करें तो उसमें भी अपने आवाज़ का जादू खूब जगाया।
और अपना खूब नाम कमाया। ज़रा थोड़ा सा बिल्कुल सुहा, मेरे ख्याल में बड़ी बात है और कहीं ना कहीं इन लेजेंड्स को याद करना हम सब का फ़र्ज़ है और कहीं ना कहीं इनको ट्रिब्यूट पेश करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर्दियों की बात तो मेरे ख्याल से हमने बहुत ज़्यादा कर ली। अब सर्दियों के साथ हर साल आने वाली एक और चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है स्मोग। हम बहुत कंफ्यूज हैं इस मामले में कि ये फोग है या फिर ये स्मोक है, या इन दोनों का इम्तजाज अगर हम कहें तो इसे हमने स्मोक का जो नाम दिया है। पिछले चंद सालों से हम इसे जूझ रहे हैं और अगर हम देखें ओवरऑल तो दिल्ली को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लाहौर शहर का 400 पॉइंट्स तक पहुँच चुका है और अगर हम देखें इस फहरिस्त की जिसमें हम नहीं आना चाहते उसमें हमारा पहला नंबर है कि सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहर जो है वो लाहौर शहर बन चुका है। और आपको एक जो स्मोक के बादल पूरे लाहौर शहर पर मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस हवाले से कंसर्न डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं या रही सही कसर अगर हम अपनी सिविल कम्युनिटी की बात करें तो हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने भी ये सेगमेंट रखा है कि आप स्मोक से बचने के लिए, वाकई लोग कह रहे हैं कि गले में महसूस हो रही है खराश, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और फ़खर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन हैं, इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर कहिएगा, पिछले साल भी मुझे याद है हम इसी टॉपिक पे शो कर रहे थे, इसी सेट पे कर रहे थे और इस तरह से ही बात कर रहे थे। एक साल बाद भी हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कितने साल मज़ीद हमें लगेंगे और आपको क्या लगता है कि जो वजह है स्मोक की, क्या वो वजह पता लग सकी है अभी तक हमें? देखिए, स्मोक जैसे आपने ख़ुद भी कह दिया कि ये स्मोक और फॉग का एक इम्तिजाज है और एक सदी पहले ये टर्म ईजाद हुई थी जब इंडस्ट्रियल स्मोक जो है वो सर्दियों में जो फॉग होती है उसके साथ मिक्स होके हुआ। लेकिन जहाँ से इस लफ्ज़ की इब्तदा हुई वो तो आज इससे जान छुड़ा चुके हैं। अभी मैं यहाँ आने से पहले देख रहा था तो कैलिफोर्निया के कुछ शहरों का देख रहा था तो वहाँ 35 था जो एयर क्वालिटी इंडेक्स, और लाहौर में आई 328 है, तो यानी 300 पॉइंट्स का इतना बहुत बड़ा फ़र्क है। तो हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हम बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्रियल पार हैं या स्टेट है, तो ये हमारे अपना ही फैलाया हुआ हमारी गाड़ियों का धुआं, ये जो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं जगह जगह अभी जो इख्तिताम पजीर होते नज़र नहीं आते, यहाँ कोई पानी का तुरकाव नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, ग्रीनरी ना होना, बिल्कुल ग्रीनरी हम कम करते जा रहे हैं। फ़खर अब्बास साहब, अगर हम देखें, आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हो। कहीं ना कहीं अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है मायूस भी कर लेती हैं, लेकिन बहैसियत एक शहरी जो है रिस्पॉन्सिबल शहरी, हम हर चीज़ किसी न किसी तरीके से औरों पर डालने की कोशिश करते हैं। क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है, जिस तरीके से लाहौर में बागात थे, ग्रीनरी थी, खूबसूरत शहर था, चहाट थी परिंदों की, आज कुछ भी कहीं ना कहीं हर चीज़ मान पड़ चुकी है? देखिए, लाहौर तो पैदल चलने वालों का शहर था, रौनकों का शहर था, बागों का शहर था, बहारों का शहर था। यहाँ ये जो इतनी फ़िज़ाई आलूदगी यहाँ नहीं थी। मुझे 25 साल हो गए लाहौर रहते हुए, तो मैंने ये नहीं देखी थी। अब तो हमने इसको कंक्रीट का घर बना दिया है, पैदल चलने वालों के रास्ते ख़त्म कर दिए हैं। हमारी सारी की सारी जो एफर्ट है वो गाड़ी वालों को फैसिलिटेट करने के लिए, और गाड़ियों पे तो कोई चेक है ही नहीं। रिक्शे हैं या कोई चिंगची है, कुछ भी है, या बड़ी गाड़ियाँ हैं, इवन जो ट्रक बसें वगैरह जो हैं, ये इतना ज़्यादा धुआं छोड़ती चली आ रही हैं। और बहुत अरसे से मैं समझता हूँ कि ये जो महकमा इसको कंट्रोल कर रहा था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जहाँ तक अपने सिविल सोसाइटी की बात की, तो हम तो ऐसे लोग हैं कि हमारे ऊपर से अब इस वक्त ट्रक भी गुजर जाए तो हम कहेंगे यार हमें सोने दो, हमें तंग ना करो, बाकी जो मर्ज़ी करो। लेकिन अच्छा मुझे ये बताइएगा, अब हम सिविल कम्युनिटी की जब बात करते हैं तो अल्टीमेटली हम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अब हम नहीं करना है जो करना है। लोगों का कहना है कि बाकायदा तौर पर आँखों की ख़ारिश जो है या आपकी गले की खराश जो है वो बाकायदा महसूस होती है, सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस स्मोक से तो अब हम लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए हमें कितने हथियारों से लेस होना चाहिए? बिल्कुल, क्या एहतियात करनी बिल्कुल चाहिए? ठीक कह रही हैं आप। देखें, अब जब हमारे पे ही बात आ गई है तो सबसे पहले तो ये है कि हमने ऐसी एयर अपने अंदर लेके जानी है कि जो प्यूरीफाइड हो। प्यूरीफाइड के हमारे पास बहुत महंगे तरीके तो हैं नहीं और ना ही हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो मास्क एक सस्ता तरीन तरीका है जिससे हम अफोर्ड कर सकते हैं। फिर यह है कि आंखों में हम ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, और दिन में जो हमारी हमारी हाइजीन है उसको इम्प्रूव करने के लिए जैसे हम वज़ू करते हैं या मुँह हाथ धोते हैं वो हम कर सकते हैं। फिर अपने हाथों को साबुन से धो सकते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी कम ना हो उन जरासीम से जो हमारे हाथों के साथ लगे हुए होते हैं।
फिर यह है कि अपना जो पानी का तुरकाव वो बहुत ज़रूरी है यार। हम इतने भी पानी में पीछे नहीं चले गए कि 2-4 लोटे जो हैं वो घर के सामने या अपने दरख्तों पे बाड़ों पे ना छिड़काव कर सके। अगर हर कोई ऐसा करना शुरू कर दे तो आप देखें कि एक मैस इफेक्ट आएगा और हमेशा वही सोसाइटीज़ आगे जाती हैं हेल्थ में भी और प्रोग्रेस में भी, कि जो एक फर्द जो है वो एफर्ट करके तो सोसाइटी को बनाता है। सर आपको याद होगा, वैसे अगर माजी की तरफ हम जाते हैं, पंजाब के बहुत सारे इलाके जो हैं सुबह दुकानें मार्केटें खुलती थी तो जो बड़े होते थे दुकान खोलते थे तो कहीं ना कहीं छिड़काव कर लेते थे, पानी का साफ सुथराई का अमल खुद किया करते थे। ये सारी चीजें हमारे आंखों के सामने ही गुजरी ये सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर डाल दी है। एक तो इस चीज को जो आपने बात की, साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे कि सर ये जो सूरत हाल है लाहौर की, आपको क्या लगता है कि क्या दीगर पंजाब पर भी ये असरअंदाज होंगे, और अगर होंगे तो नताइज फिर? डेफिनेटली बाकी अगर जो बड़े शहर हैं उनका भी आप देखें तो वहाँ पे भी यही कुछ है। मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान का कोई बंदा कभी बाहर से हो के ना आए। जब आप बाहर से होके आ जाते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि जनाब ग्रीनरी है, उन्होंने कोई कच्ची गर्द उड़ाने वाली जगह नहीं छोड़ी, और वहाँ कोई आपको गाड़ी नज़र नहीं आएगी कि जो धुआं छोड़ती हुई। आप बाकी शहर हैं, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, इवन पिंडी में चले जाएं, आपको हर जगह ऐसी ही सूरत हाल नज़र आएगी। अच्छा, एक और चीज़, आप कह रहे हैं कि बाहर से आप आएँ तो आपको बाकायदा इस चीज़ का एहसास होता है। मैं जब किसी इंटरनेशनल सिटी को विज़िट करके, इंटरनेशनल कंट्री को विज़िट करके अपने पाकिस्तान वापस पहुंचती हूँ, मुझे बाकायदा इस बात का दुख होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मौजूद वसाइल को देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई मुख्तलिफ वसाइल नहीं है जो उनके पास मौजूद है, बशर्त ये कि सिर्फ वो उसको बरोए कार लेकर आए हुए, उनको यूटिलाइज़ किया हुआ है और वही जो चीज़ें वहाँ मौजूद है। बल्कि मुझे लगता है कि हम ज़्यादा मुस्तफ़ीद हैं इन तमाम चीज़ों से, कि मौसम हमारे पास 4 हैं, नॉर्थ साइड इतनी खूबसूरत है, यहाँ पर ज़मीनी अगर हम हक़ाइक़ की बात करें तो वो एक से बढ़कर नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमने इसे तबाह कैसे किया है। मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी सी रोशनी डालनी चाहिए। हर घर में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो अगर 4 अफराद है तो 3 गाड़ियाँ तो मौजूद हैं। अब हमारे बैंक जो हैं वो आपको पता है इंस्टॉलमेंट में बड़ी आसानी से गाड़ियाँ दे देते हैं। हमारी फैक्ट्रीज़ की बात करें और फिर हमारी रोड साइड पर छोटे छोटे यूनिट्स बने हुए हैं, उसने कितना डैमेज किया इस चीज़ को। पूरा साल हम इस चीज़ से नहीं लड़ते, लेकिन जैसे सर्दियाँ आती हैं ये चीज़ इकट्ठी हो जाती है, जो कि पूरा साल हम उस पर काम करके उसको इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और हरमीत भी मेरी इस बात से करेंगे सेकंड के। देखिए इन्होंने पानी के छिड़काव की बात की कि जब दुकानें खोली जाती थी सफाई की जाती थी, पहले छिड़काव किया जाता था। अब हम सारे का सारा छिड़काव जो है ना वो फेसबुक पे कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं, और जनाब हम जहाँ पे इंडस्ट्री चलनी चाहिए थी, लगनी चाहिए, वहाँ खबरें बन रही हैं। ठीक है, तो हमारा और कोई काम नहीं रह गया सिवाय बहस मुबाहिसे के। जो डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टर बना हुआ है, जो सियासतदान नहीं सियासतदान बना हुआ है। मतलब अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है, और हम जो अमल वाला काम है ना, जो बुनियादी तौर पे एक स्टेप लेने वाला काम है, हम वो नहीं कर रहे। अच्छा, एक और चीज़ फ़खर अब्बास साहब, वो ये कि हमने खराश की बात भी कर ली और स्मोक के साइड इफ़ेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स की बात कर ली। अब इसको कैटर करने के लिए भी तो हमें कोई ट्रीटमेंट की बात ज़रूरत है। एक तो एहतियाती तदाबीर की हम बात करते हैं, फिर जो स्मोक से इफेक्ट हो जाते हैं उसके लिए इस वक्त आप क्या समझते हैं कि अगर आपके गले में कोई मसला है, वायरल बाजुकत तो कुछ लोगों को इन्फेक्शन होता है, गला ख़राब हो तो बुखार भी हो गया, वायरल भी हो गया, क्या दवाई लेनी चाहिए और किस तरह से? बिल्कुल ठीक, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया और ये पब्लिक बेनिफिट का क्वेश्चन आपने किया है। देखें बात यह है कि जो लोग ऑलरेडी एक सांस की बीमारी से गुजर रहे हैं, जिन्हें दमा है, जिन्हें COPD है, ब्रोंकाइटिस है, वो तो बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट होंगे, या जिनके अपर एयरवेज में पॉलिप्स वगैरह बने हुए हैं, कोई एडिनॉइड्स बने हुए हैं, टॉन्सिल्स बने, बेचारे कितने मुश्किल में हो जाते हैं जब सांस मज़ीद तंग हो जाती है। तो इसलिए जो पर्सनल हाइजीन वाली बातें, जैसे गार्गल्स करना, ज़्यादा फ्लूइड लेना, विटामिन C का कोई एक फल, ज़रूरी नहीं महंगा फल हो, कोई इंपोर्ट किया हुआ फल हो, नहीं, ये हमारे इस धरती में, ये शरकपुर चले जाएं, इतने अच्छे अमरूद हैं, एक अमरूद रोज़ाना आप खा लें, विटामिन C आपका पूरा हो जाएगा। लीमू है, उसके चंद कतरे अपने सैलड पे डाल लें, आपका विटामिन C जो है वो डेली अलाउंस हो जाएगा पूरा। तो फ्लूइड्स ज़्यादा लें, ठीक है, और बिला ज़रूरत बाहर जाने की जाना नहीं चाहिए। कोशिश करें कि अवॉइड करें चीज़ों को, और एक्सपोजर को अवॉइड करें। ख़ास तौर पे आंखों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इचिंग के जो केसेस हैं वो आजकल रिपोर्ट हो रहे हैं, तो आंखों को दिन में 2-3 सर अगर आपको याद होगा कि कोरोना की जो वबा फैली उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं आज भी इफेक्टिव हैं, और कहीं ना कहीं जब सर्दी आती है तो बहुत तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ डेफिनेटली जो कोविड से जिन लोगों के लंग्स को नुकसान हुआ वो अभी तक सफ़र कर रहे हैं और अभी तक उनकी सांस उस तरह से बहाल नहीं हुई। तो इसमें फिर यह है कि कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। जैसे मैं कहूँगा कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज है, उसे हम छोड़ नहीं सकते, तो उसको इनडोर्स आप कोशिश करें करने की, क्योंकि फ़िज़िकल एक्सरसाइज से भी आपके जो लंग्स हैं और हार्ट है वो मजबूत होता है। फिर एक चीज़ जो मैंने बहुत कॉमनली नोट किया है कि जब हम
टू मच वर्क करें या अपनी हाइजीन का ख्याल ना रखें। मसलन नाखून हम नहीं समटाइम्स बच्चे काट रहे होते, हाथ नहीं प्रॉपरली, जब बच्चे स्कूल से आए तो कोशिश करें साबुन से हाथ धोएं, उनके नाखून कटे हुए होने चाहिए, साफ़ सुथरा खाना खाएं और अवॉइड करें कि बाहर से आप बिला ज़रूरत ऐसी चीज़ें खाएं जिनकी क्वालिटी के बारे में भी आप श्योर नहीं कि वो आपको क्या खिलाया जा रहा है। तो बस ये सारी वो एहतियाती तदबीर है जो कि करनी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस वक्त यही वाहिद सोल्यूशन है जिसको हम लेकर साथ चल सकते हैं। थैंक यू सो मच फ़खर नवाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टू सी यू। और आपने जो बातें की होपफुली कि आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन अगर हम मौसमी तगैराती तब्दीली की बात करें, हरमीत क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो मैं हमेशा कहती हूँ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मसला है। और अगर पाकिस्तान की हम स्पेसिफिकली बात करें तो मैं कहती हूँ कि इतना एक लंबा अरसा लगा कि हमने इस चीज़ को डैमेज किया है तो उसको ठीक करने में भी उतने ही साल लगेंगे। तो आपकी जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी नीड टू टेक दिस। अब इसको लेने का वक्त आ गया तो कोशिश करें कि अपने बन से जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। इसी थॉट के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे पीर को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।